बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड इनकल्सिव स्कूल पढ़ा रहा था। इसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में फर्स्ट यूनिट शुरू किया था, जो था हमारा कॉन्सेप्ट एंड स्पेशल नीड्स। अब थोड़ी सी उसके आगे हम चर्चा करते हैं। हमें स्पेशल नीड्स के बारे में जानना था कि वो विशेषता क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, जिन विशेषताओं को हमें ध्यान देना है और उन विशेषताओं को ध्यान देने के बाद उसी के आधार पर हमें छात्रों को शिक्षित करना है। उस विशेषता की बात हम करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो विशेषता है, छात्रों से संबंधित जो विशेषता है वो कुल 5 भागों में बांटी गई है। सबसे पहला जो आता है वो है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। सबसे पहला जो आता है वो होता है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। दूसरी विशेषता जो है वो है शारीरिक रूप से भिन्न बालक। तीसरी विशेषता जो है वो है मौखिक रूप से भिन्न बालक। चौथी जो विशेषता है वो है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। पांचवी जो विशेषता है वह है सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। और छठी जो विशेषता है वो हमारी है वंचन से भिन्न बालक। कहने का तात्पर्य है कि जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ध्यान देते हैं, उनका पता लगाते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी कक्षा में कुल 6 प्रकार के बच्चे या बालक उपस्थित होते हैं। ये बालक कहीं ना कहीं एक दूसरे से या तो बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से अलग होते हैं, या शारीरिक रूप से अलग होंगे, या मौखिक रूप से बोलने चलने संबंधित तथ्यों से अलग होंगे, या मनोसामाजिक सोचने की व्यवस्था से थोड़े अलग होंगे, या सांस्कृतिक उनका जो पिछला स्तर है, जिस परिवार या समाज से आते हैं उसका भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इस कारण वो सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। और छठा और अंतिम जो होता है वो होता है वंचन के आधार पे। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी क्या होता है, किसी छात्र छात्रा को सामाजिक या आर्थिक तथ्यों की कमियों से जूझना पड़ता है, जिसके कारण वो समान बच्चों का समायोजन नहीं कर पाता है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर हम विशेषता की बात करें, विशेषताओं की बात करें, स्पेशल नीड्स की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि दे हैव 6 टाइप ऑफ स्पेशल नीड्स। फर्स्ट टू मेंटल differences, and second to the physical differences, and third is the verbal differences, and the fourth is the psychological differences, and five is the cultural differences, and the sixth is the वंचन, मतलब disabled, मतलब किसी तथ्य से उसको वंचित कर देना। अब थोड़ा सा इसको हम विस्तार समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, इसमें देखिए बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की बात जो कही जाती है ये 4 प्रकार से कही जा रही है। सबसे पहला है मानसिक रूप से पिछड़े बालक। मानसिक रूप से पिछड़े बालक एक शिक्षक के तौर पे कक्षा में हम देखते हैं, एक शिक्षक के तौर पे कक्षा में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हमारी कक्षा में उपस्थित होते हैं जो सामान्य बच्चों से सीखने में या तो तीव्र होते हैं या फिर सीखने में थोड़ा सामान्य बच्चों से कम होते हैं। ऐसे बच्चों को हम मानसिक रूप से पिछड़े बालक कह सकते हैं। इसमें छात्र भी होते हैं और छात्राएं भी होती हैं। इसी क्रम में दूसरा हम देखते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, अर्थात ऐसे बालक जो हमारी कक्षा में उपस्थित होते हैं लेकिन एक शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को वो समान या विशिष्ट बालकों की अपेक्षा सीखने में असमर्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक कक्षा 40 से 50 मिनट की जो भी चली, उसमें शिक्षक ने जो कुछ भी छात्रों को बताया, तो जो सामान्य बच्चे हैं थोड़ा कोशिश करने के बाद वो शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को सीख लेते हैं, जान लेते हैं। वहीं जो विशिष्ट बालक हैं वो शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को तुरंत सीख लेते हैं। लेकिन एक शिक्षक के तौर पर कक्षा में हमें देखने को यह भी मिलता है कि कुछ ऐसे छात्र छात्राएं भी होते हैं जो शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को ठीक से नहीं सीख पाते हैं या सीखने पे काफी समय लेते हैं। ऐसे बच्चों को हम शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कहते हैं। फिर क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन ऐसे धीरे धीरे करके वो छात्र छात्राएं शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को एक क्रम में न सीख के धीरे धीरे सीखते हैं, इसमें लंबा समय लगता है। शिक्षक का पाठ्यवस्तु आगे चला जाता है और वह छात्र पीछे ही रह जाता है।
इस प्रकार के छात्र छात्राओं को हम शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक या शैक्षिक रूप से पिछड़े या भिन्न छात्र कह सकते हैं। इसी में तीसरा आता है प्रतिभावान छात्र। प्रतिभावान छात्र, प्रतिभावान से तात्पर्य जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि वे छात्र छात्राएं जो शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को बहुत ही कम समय में सामान्य या अति विशिष्ट छात्रों की अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं और उसको वह सीखने के साथ साथ अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात कर लेते हैं, जो उनके लिए काफी समय तक उपयोगी होता है। इस प्रकार के बच्चों को, इस प्रकार के छात्र छात्राओं को हम प्रतिभावान छात्र छात्राएं कहते हैं। इसी क्रम में जो चौथी बात आती है सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रेन। ऐसे छात्र छात्राएं जो शिक्षक के द्वारा बताई गई थोड़ी सी विषय वस्तु का, एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे शिक्षक ने अगर 2 अंकों का जोड़ अपनी कक्षा में बताया हो, गणितीय कक्षा के दौरान एक शिक्षक ने अपने छात्र छात्राओं को 2 अंकों का गणितीय जोड़ अगर बताया हो, लेकिन शिक्षक को देखने को यह मिलता है कि कक्षा में कुछ ऐसे छात्र छात्राएं भी होते हैं जो शिक्षक के द्वारा बताए गए 2 अंकों के जोड़ को जल्दी समझ लेते हैं और 4 से 6 अंकों के जोड़ करने की क्षमता भी अपने अंदर जागृत कर लेते हैं। इस प्रकार के छात्र छात्राओं को हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। और ये सृजनात्मक बालक सामान्य या अति पिछड़े बालकों से या तो थोड़ा अलग होंगे या उन्हीं के जैसे ये थोड़ा प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की विभिन्नता की, शारीरिक रूप से विभिन्न बालक। शारीरिक रूप से भिन्न बालक, जब हम इनकी बात करेंगे शारीरिक रूप से भिन्न बालक की, इसमें सबसे पहला हमारा आता है विकलांगिक बालक। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो विकलांगिक हैं, कहने का तात्पर्य है या तो वो पैदा होते ही विकलांग थे या जन्म के कुछ उपरांत कोई आधुनिक आपदाएं या एक्सीडेंट या बीमारियां ऐसी काफी दिन तक उनके शरीर में रही, जिसके कारण वो विकलांगिक हो गए, विकलांग हो गए। ये भी समान बच्चों या बालकों से थोड़े अलग होते हैं, इनको भी सीखने समझने में असमर्थता का सामना करना पड़ता है, तो इनका भी अध्ययन हमें करना पड़ता है। दूसरा है चिरकालीन बीमार। चिरकाल बीमार का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे छात्र छात्राएं भी होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पैदा तो होते हैं ठीक अवस्था में, जन्म के समय उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक रहता है, लेकिन जन्म के उपरांत कुछ समय बाद कोई घातक या खतरनाक बीमारी उनको हो जाती है, जिसके कारण वो लंबे समय तक उस बीमारी से जूझते रहते हैं और उस बीमारी के कारण उनके अंदर विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा इसमें है श्रवण क्षतियुक्त। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्रवण मतलब होता है सुनना। कहने का तात्पर्य है कि अगर भिन्नता की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कक्षा में हमारे कुछ ऐसी छात्र छात्राएं भी देखने को मिलती हैं जो सुनने की क्षमता में असमर्थता व्यक्त करती हैं। यह असमर्थता या तो अधिक हो सकती है या कम हो सकती है। ये शारीरिक भी होती है और थोड़ी सी मानसिक भी होती है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं दृष्टि क्षतियुक्त। दृष्टि क्षतियुक्त, जैसा कि नाम से ही पता, दृष्टि माने होता है नयन। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कक्षा में हमारे ऐसे छात्र छात्राएं जो दृष्टि क्षतियुक्त हैं, मतलब देखने में असमर्थता को व्यक्त करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अधिक और एक कम। अधिक से तात्पर्य है कि जन्म के दौरान या जन्म के उपरांत हो सकता है कि उनकी आंखें ना हो सकता है दोनों आंखें ना हो, या हो सकता है एक आंख हो एक आंख ना हो। साथ ही साथ जो कम की बात कही जाती है दृष्टि क्षतियुक्तता में, वो कम की बात कही जाती है कि किसी बच्चे की आंख की जो रेटिना है वो सही से काम नहीं कर रही है, बच्चा किसी बीमारी से जूझ रहा है, एनीमिया से जूझ रहा है, उसके अंदर विटामिन सी की कमी हो चुकी है, जिसके कारण वो शिक्षक के द्वारा बोर्ड पे लिखे गए बातों को ठीक से नहीं समझ पाता है, और यदि उसका इलाज कराया जाए तो वो शिक्षक के द्वारा लिखी गई बोर्ड की बातों को देख सकता है, पढ़ सकता है। इसके लिए शिक्षक के तौर पे अगर हम थोड़ा वास्तविक की बात करें तो ये हम कर सकते हैं कि जो बच्चा पीछे बैठा है उसको बोर्ड दिखाई नहीं देता है, छोटा बच्चा, तो उसको हम आगे बैठा सकते हैं। लेकिन हमें कहने का तात्पर्य है कि दृष्टि क्षतियुक्तता के विविधता को भी समझना पड़ेगा। इसी क्रम में होता है बहुल विकलांग। देखिए, बहुल विकलांग से तात्पर्य हमारा होता है कि ऐसी विकलांगता, बहुल विकलांग, ऐसी विकलांगता जो जन्म या जन्म के उपरांत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई छात्र है या कोई छात्रा है जिसका एक हाथ खराब है, एक पैर खराब है, यानी उसके शरीर में एक साथ कई प्रकार की विकलांगता उपस्थित होती है, तो उसे हम बहुल विकलांगता कहते हैं। अब इसी क्रम में हम देखेंगे
तीसरा जो हमारा बिंदु है वह है मौखिक क्षतियुक्त, मौखिक वाक क्षति। मौखिक में देखते हैं, मौखिक में है वाक क्षतियुक्त। वाक क्षतियुक्त से हमारा तात्पर्य होता है, वाक क्षतियुक्त से हमारा तात्पर्य होता है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो बोलने में असमर्थ हैं, जो बोलने में असमर्थ होते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, या तो वो हकला के बोलते हैं या फिर धीरे धीरे बोलते हैं, इनको भी हमें समझना है। तीसरी इसकी जो विशेषता होती, भिन्नता होती है, वो भाषा संबंधी भिन्नता, यानी किसी भी शब्द का ठीक से या तो उच्चारण वो नहीं कर पाते हैं या उच्चारण कर लेते हैं। और तीसरी है विकलांगता। विकलांगता से तात्पर्य है उनके शरीर में कुछ ऐसी कमियां हैं, मौखिक रूप से कुछ कमियां हैं, मुंह में जैसे जीभ उनकी मोटी है या दांत टेढ़े मेढ़े हैं या होंठ बड़ा है, जिसके कारण शब्दों का वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते। इसी क्रम में चौथा हम देखते हैं मनोसामाजिक। मनोसामाजिक विभिन्नता, डिफरेंसेस ऑफ इंटरनल साइकोलॉजिकल। कहने का तात्पर्य है कि मनोसामाजिक को हम देखते हैं तो सबसे पहला होता है संवेगात्मक रूप से अशांत। ऐसे छात्र छात्राएं जो इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं, मतलब उनके मन में कुछ काल्पनिक तथ्य घटनाएं चलती रहती हैं, जिसके कारणवश जिन परेशानियों के होने के नाते वे अशांत रहते हैं और समान छात्र छात्राओं से अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि वे छात्र छात्राएं समान छात्र छात्राओं से मेल जोल नहीं बढ़ा पाते हैं, सामंजस्य नहीं कर पाते, इस कारण वो धीरे धीरे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। दूसरा इसी क्रम में आता है सामाजिक रूप से कुसमाजिक। कुछ ऐसे छात्र छात्राएं भी होते हैं जिनका सामाजिक वातावरण बेहतर नहीं होता है, जिसके कारण वे छात्र छात्राएं सामाजिक रूप से कुसमायोजित होते हैं, जिसके कारण वो कक्षा में बैठते तो हैं लेकिन कक्षा में उनका दिल दिमाग नहीं लगता है, शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को वो नहीं सीख पाते हैं, जिसके कारण जिन परेशानियों के होने से वे धीरे धीरे शिक्षा की व्यवस्था से वंचित हो जाते हैं। अगला इसी क्रम में है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक से हमारा तात्पर्य है ऐसे छात्र छात्राएं जो अपनी कुछ खास कमियों या विशेषताओं के कारण छात्र छात्राओं में आपस में समायोजन नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा कक्षा के दौरान समस्या उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण शिक्षक को शिक्षण देने में बाधा उत्पन्न होती है। वो कक्षाओं को बार बार परेशान करते हैं और तमाम नए नए समस्याओं को वो करते रहते हैं, तो इनको भी समझने की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में अपराधी बालक। इसी क्रम में है अपराधी बालक। अपराधी बालक से हमारा तात्पर्य होता है कि कुछ छोटे छात्र छात्राएं प्रारंभिक अवस्था में उनको एक बेहतर अच्छा सामाजिक वातावरण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे बचपन से अपराधी हो जाते हैं और धीरे 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 शिक्षा की व्यवस्था से वो दूर चले जाते हैं, हट जाते हैं और उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। अगली विभिन्नता को देखते हैं, विशेषता जो है वह सांस्कृतिक विशेषता। सांस्कृतिक विशेषता में हम देखने को मिलता है सबसे पहला है अधिगम असुविधा में। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो जिनका सांस्कृतिक वातावरण बेहतर नहीं होता है, अच्छे परिवार या समाज से वो नहीं आते हैं या उनके घर का वातावरण थोड़ा अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण वो सीखने में अपने आप को या कक्षा का वातावरण कभी कभी ऐसा नहीं होता है जिसमें वो समायोजन कर सकें और सीखने के क्षमता में वो थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो इन बच्चों का भी अध्ययन में ये विशेषता जाननी होती है। अगला है सांस्कृतिक रूप से कुसमायोजन। सांस्कृतिक रूप से कहने का तात्पर्य है कि कुछ हमारे यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि तमाम ऐसी जनजातियां हैं जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, वो अध्ययन में भाग लेना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका जो सांस्कृतिक है, जो अपना उनका एक कल्चर है, जो बैकग्राउंड है, वो उनको शिक्षा की व्यवस्था में भाग लेने से थोड़ा सा रोकता है। कहने का तात्पर्य है वो बच्चा शिक्षा लेना भी चाहेगा तो शायद शिक्षा की व्यवस्था में वो आने के बाद भी शिक्षा की व्यवस्था में शामिल न हो पाए, क्योंकि उसका पहनावा, उसका रहन सहन, बोली भाषा समान बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो कक्षा से व्यवस्था में शामिल होने में अपने आप को असहाय महसूस करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो कक्षा की व्यवस्था से थोड़ा हट जाता है। इसी में अल्पसंख्यक। देखिए अल्पसंख्यक की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अल्पसंख्यक तात्पर्य है कि हमारे यहाँ हम भारतीय प्रदेश की बात करें तो देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं में कुछ ऐसी भी जातिगत या धर्मगत विशेषताएं हैं जो लोगों को समान जनमानस से थोड़ा अलग करते हैं। ये भी एक कमी है, एक समस्या है। इस समस्या को समझ के ही एक शिक्षक के तौर पे हम इन बालकों की पहचान कर सकते हैं और इनको भी एक समान शिक्षा की व्यवस्था में शामिल कर सकते हैं।
तात्पर्य है कि बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं जो बहुत ही गरीब हैं, सामाजिक तौर पे वो एक बेहतर समाज में जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, समाज ने उनको निष्कासित कर दिया या खुद समाज से वो अलग, जैसे वो तमाम जनजातियों के बारे में मैंने बताया। ये लोग भी अपने बालकों को कक्षा में नहीं भेज पाते और यदि भेजते हैं तो वो बालक, उस परिवार, उस समाज से, वंचित समाज से आने वाला बालक जो है वो सामाजिक व्यवस्था में भाग नहीं ले पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि शिक्षा की व्यवस्था में वो धीरे धीरे पिछड़ता चला जाता है। दूसरा हमारा आर्थिक वंचित। आर्थिक वंचित का मतलब है कि किसी छात्र छात्रा के घर में अगर पैसे का अभाव है, थोड़ी पैसे की समस्याएं हैं, आर्थिक गतिविधियां न के बराबर हैं, तो उस परिवार से आने वाले छात्र छात्राओं के मन मस्तिष्क में भी एक अलग प्रकार की भावना जागृत हो जाती है। कक्षा में बैठते हैं तो उनका अपना पहनावा, उनका रहन सहन और सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग होता है, जिसके कारणवश वो अपने वो कक्षा में असहाय महसूस करते हैं और असहाय महसूस करने के बाद वो धीरे धीरे शिक्षा की व्यवस्था से परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जबकि एक शिक्षक के तौर पे ये हमारा नैतिक कर्तव्य, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन तमाम विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी को रखें और कक्षा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को एक बेहतर, सैद्धांतिक, ज्ञानविक, सुविधाजनक शिक्षा उपलब्ध करा सकें। आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे।